नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का है, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को निःशुल्क और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में उपलब्ध करवाएँगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि हमारा जो पढ़ने का क्रम रहेगा, उसमें सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हमारे रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हुए हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों हम इस समय पर अपना जो रचनाओं में हमने हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ जो लगी हों, उनमें दोस्तों सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम में चयनित कहानियाँ करके 6 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो वे सभी कहानियाँ दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और उस जो पाठ्यक्रम में हमारे 6 कहानियाँ लगी हुई हैं, सभी दोस्तों मिल जाएँगी प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जा कर के देखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं। तो उसमें दोस्तों गोदान उपन्यास जो 36 भागों में, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं संपूर्ण उपन्यास का, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। क्योंकि गोदान उपन्यास 36 भागों में प्लेलिस्ट में अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और गोदान उपन्यास संपूर्ण गोदान उपन्यास है, उसमें दोस्तों 36 मिलेंगे। सभी भागों में भाग संख्या लिखी हुई है, भाग क्रमांक 1, 2, 3, 4 इस तरह करके उनको दोस्तों देखिए। उसके बाद फिर दोस्तों हमने मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है और हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास भी है, उसका दोस्तों अध्ययन करना शुरू किया है आज से ही। तो आज दोस्तों हम मैला आंचल उपन्यास जो फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, उसका अध्ययन हम करेंगे पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में। ये दोस्तों 51 से 50 से अधिक खंडों में है मैला आंचल उपन्यास। तो हम दोस्तों इसी तरह खंडों में इसको पढ़ेंगे क्या कहते हैं, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा खंडों में ये उपन्यास विभाजित है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने सीधे विषय वस्तु पर, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं मैला आंचल उपन्यास। देखिए दोस्तों मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म जन्म 4 मार्च 1921। जन्म स्थान औराही हिंगना नामक गांव, जिला पूर्णिया, बिहार। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि औराही हिंगना नामक जो गांव है जहां रेणु जी का जन्म हुआ था, वे वर्तमान में अररिया जिला में आता है बिहार के। क्योंकि जन्म जब उनका जन्म हुआ था तब पूर्णिया जिला में आता था, लेकिन वर्तमान में पूर्णिया जिला से अलग करके अररिया जिला बना दिया गया है। मतलब जिले में 2 जिला बना, जैसे चंपारण में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बन गए हैं, इसी तरह दोस्तों पूर्णिया से अलग करके अररिया जिला बनाया गया है। तो वर्तमान में औराही हिंगना गांव अररिया जिला में आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर परीक्षा में आपके औराही हिंगना गांव वर्तमान अररिया लिख के आ जाए तो उसको सही करिएगा। हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार, दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत, राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी, 1942 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई, 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में जीवंत योगदान, 1952-53 में दीर्घकालीन रोगग्रस्तता। इसके बाद राजनीति की अपेक्षा साहित्य सृजन की ओर अधिकाधिक झुकाव, 1954 में पहले किंतु बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन, कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी लिखा। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूपों में अप्रीतम, जीवन के संध्याकाल में राजनीतिक आंदोलन से पुनः गहरा जुड़ाव, जेपी के साथ, जेपी दोस्तों जयप्रकाश नारायण, तो जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए और जेल गए, सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री की उपाधि का त्याग की। इन्हें दोस्तों भारत सरकार ने पद्मश्री का सम्मान दिया था, उपाधि दिया था, इन्होंने उसका त्याग किया कर दिया था। 11 अप्रैल 1977 को देहावसान। मुख्य प्रमुख इनकी दोस्तों प्रकाशित पुस्तकें कौन सी हैं? मैला आंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, कितने चौराहे भी है दोस्तों इनका उपन्यास, कितने चौराहे उपन्यास, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक सरावड़ी, दोपहरी की धूप, ये दोस्तों इनके कहानी संग्रह हैं।
ऋण जल धन जल वन तुलसी की गंध श्रुत अश्रुत पूर्व ये संस्मरण है तथा नेपाली क्रांति कथा रिपोर्ताज है रेणु रचनावली समग्र। तो ये दोस्तों हो गया इनका जीवन परिचय रेणु जी का। अब दोस्तों हम मैलांचल उपन्यास का अध्ययन करेंगे यहाँ से। तो आप सभी लोग को दोस्तों यही कहेंगे कि आप सभी लोग अगर जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा जो जो दोस्तों प्रयास है कि हिंदी साहित्य के लिए आप सभी लोगों को कुछ भी खरीदना ना पड़े, उस प्रयास में हम दोस्तों सफल हो सके। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, बिहार का स्टेट है, D++ का दोस्तों TGT और PGT का जिसके फॉर्म भी चल रहे हैं, उसका दोस्तों उसके लिए यूपी का TGT PGT का जो पेपर 2 साल से नहीं हुआ है उसके लिए दोस्तों राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। और भी दोस्तों जून में नेट JRF का पेपर लगा हुआ है और BPSC का 24 अगस्त में। तो दोस्तों सभी पेपरों के कुल मिला करके हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सभी लोग हमको सहयोग पूरा प्रदान करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। तो दोस्तों हम सभी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों को निःशुल्क और प्रामाणिक विषय वस्तु अपने इसी यूट्यूब चैनल में निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे, ये हमारा वचन है। लेकिन आप सब लोग जब सहयोग करेंगे तभी दोस्तों ये संभव हो पाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैलांचल उपन्यास। देखिए पहला प्रकाशन दोस्तों इसका 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। मैलांचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में। दोस्तों एक बार इसकी भूमिका देख लीजिए, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। मैलांचल उपन्यास दोस्तों पूर्णिया जिले का एक मेरीगंज अंचल है। मेरीगंज अंचल का इसमें क्या कहते हैं पूरा कथा जो कथानक है वो पूर्णिया जिले के मेरीगंज अंचल का है कथानक। देखिए यह है मैला आंचल। रेणु जी ने है दोस्तों प्रथम संस्करण की भूमिका में क्या कहा है, देखिए यह है मैला आंचल। यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास कथानक है पूर्णिया, पूर्णिया जिले का मेरीगंज अंचल। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और बांग्ला पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान का मतलब है दोस्तों उस समय का पाकिस्तान, वर्तमान का बांग्लादेश। तो इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया। तो दोस्तों इस कथा का उपन्यास कथा का क्षेत्र क्या है? पूर्णिया जिले का मेरीगंज अंचल। इसमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। ये दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी ने मैलांचल उपन्यास की भूमिका में कहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैलांचल उपन्यास का खंड 1। ये दोस्तों उपन्यास 50 से अधिक खंडों में है, आप लोग देखेंगे। तो आज अभी दोस्तों हम खंड 1 का सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं खंड 1 से। ये दोस्तों खंड 1 देखिएगा दोस्तों, ध्यान से पूरे पढ़िएगा। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। तुरंत मतलब दोस्तों तुरंत। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। क्या खबर फैल गई? मलेटरी ने बहरा चिथरू को गिरफ्त कर लिया है। मतलब दोस्तों मलेटरी ने बहरा चिथरू को गिरफ्तार कर लिया है। क्या देखिए गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह। ये दोस्तों इसकी भाषा जो है तो वह पूर्णिया जिले की भाषा है, क्योंकि ये आंचलिक उपन्यास है। इसमें दोस्तों खड़ी बोली में नहीं होगा, ये उपन्यास नहीं है, ये आंचलिक उपन्यास है। उसकी भाषा इसी तरह की रहेगी। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मलेटरी ने बहरा चिथरू को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए। यद्यपि 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। मोगलाही टीसन पर, किस पर दोस्तों? मोगलाही टीसन पर गोरा सिपाही
मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई। किसको लेकर दोस्तों हुई सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई? मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसाहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था। किसने दोस्तों देखा था अपने आंखों से? मुसाहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक आग में भूनी गई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रही। कौवा भी नहीं खा सकता था। मलेटरी का पहरा था। मुसाहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा है। वह झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लरसिंह, यह सब गुंवर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। दोस्तों कैसे हो रहा है? किसकी बदौलत? यह सब गुंवर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। क्या दोस्तों बिरंची दास ने क्या काम लिया? बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। क्या काम किया? आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। तो क्या नाम है तहसीलदार का दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद। तो मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से यह खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मलेटरी के सिपाही पकड़कर ले गए। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चू। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। किसको दोस्तों यादव टोली ने गिरफ्तार किया? बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधी। पहले ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मलेटरी वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपए का सामान है। यह रुपया एक हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते मलेटरी वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मलेटरी वाले जमीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं, मूढ़ी फाँक रहे हैं और बहरा चेथरू भी कंबल पर ही बैठकर मूढ़ी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतार कर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी में मियाँ उठा। अरे यह क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर दोस्तों, ये मोटे साहब दोस्तों कौन है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले हैं। तो हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगा का तहसीलदार है। हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओ, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी है। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है। यही बागान का जमीन में मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह जमीन बहुत पहले दे दिया। किसने दिया दोस्तों? मार्टिन साहब ने। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली जमीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं।
टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बात कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरारी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1,000, 2,000, 5,000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है, इसको क्यों बांध कर लाया है, इसने क्या किया है? हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल जेल खटकर आया है, इस गांव का नहीं चन्नन पट्टी का है। कहाँ का है दोस्तों? चन्नन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है, खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है। खद्दड़ मतलब खादी पहनता है और जय हिंद बोलता है। तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव, साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे यह तो बालदेव है, बलिया उर्फ बालदेव। सर, यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहेब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहेब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे को तजवीज करके कहा, हुजूर, जमीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर राम कृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। निरक्षरता मतलब अनपढ़ थे, क्योंकि सिंह जी राम कृपाल सिंह। सचमुच विद्या की बड़ी महिमा है, सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई जी रमैन में कहन है, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीन्हा। हुजूर सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, बल्द गरीब निवाज सिंह, मुत्तफा जात राजपूत, मुकाम गढ़ बुंदेल राजपूताना, हाल मुकाम मेरीगंज। तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सी जगह? मेरीगंज, जिला पूर्णिया। इसकी दोस्तों कथानक है, ये उपन्यास का जो कथा क्षेत्र है मेरीगंज है। सिंह जी हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले, यादव टोली के लोग एक एक कर नजर बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांधकर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा, आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज का इंतजाम कर देगा। तहसीलदार साहब आप हैं, बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही है और सिंह जी हैं, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दलबल के साथ चले। खस्सी में मियाँ रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ऑफिसियर बाबू थे। क्या दोस्तों कहा बालदेव ने? बालदेव ने कहा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ऑफिसियर बाबू थे, प्रफुल्लो बनर्जी। कौन थे दोस्तों? क्या नाम था उनका? प्रफुल्ल बनर्जी का। कहे प्रफुल्ल बनर्जी उनका नाम था। तो आंचलिक भाषा में क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ऑफिसियर बाबू थे प्रफुल्लो बनर्जी, और उनका किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। तो ये दोस्तों पहला खंड था। इसके आगे देखते हैं दोस्तों दूसरे खंड में। पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नीलहे साहबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर
राही बटोहियों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियां याद दिला देते हैं। गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, जरा यहाँ गाड़ी धीरे धीरे हाँकना। कनिया कनिया दोस्तों को धीरे धीरे हाँकना। कनिया कनिया मतलब दोस्तों दुल्हन। कनिया साहब की कोठी देखेगी। दुल्हन साहब की कोठी, कनिया का मतलब दोस्तों क्या है? दुल्हन। तो दुल्हन साहब की कोठी देखेगी, यही है मके साहब की कोठी। वहाँ है नील महीने का हौज। नई दुल्हन ओहार के पर्दे को हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसका कर झांकती है। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर, कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहब की कोठी थी, यहाँ साहब मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थयात्रियों की बैलगाड़ियाँ यहाँ कुछ देर रुक जाती हैं। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बुढ़िया जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती है। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। कौन सा गांव है दोस्तों? मेरीगंज। रोतहट स्टेशन से, कौन सा स्टेशन दोस्तों? रोतहट स्टेशन से 7 कोस, एक कोस में दोस्तों 3 किलोमीटर होते हैं, याद रखिएगा। तो रोतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब, कहाँ दोस्तों? पूरब बूढ़ी कोसी, कोसी नदी पड़ती है दोस्तों, बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। फिर देखिए दोस्तों, ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। मेरीगंज की कथा है यहाँ, देखिए दोस्तों। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रौतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। किस नवाब ने इस ताड़ के वन को लगाया था, कहना कठिन है, लेकिन बैसाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाहे चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी रोकशाला मोटर गाड़ी। 3 आने लबनी ताड़ी रोकशाला मोटर गाड़ी, अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, वंध्या धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती है। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है, वहीं है मेरीगंज कोठी। आज से करीब 35 साल पहले, कब की बात है दोस्तों? तो दोस्तों कब की बात है? आज से करीब 35 साल पहले, जिस दिन WG मार्टिन ने, किसने दोस्तों? आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन WG मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजवाकर ऐलान कर दिया, आज से इस गांव का नाम हुआ मेरीगंज। तो किसने दोस्तों मेरीगंज इस गांव का नाम रखा था? फिर देखिए, आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन WG मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजवाकर ऐलान कर दिया, आज से इस गांव का नाम हुआ मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी। कौन थी दोस्तों? मेरी जौन थी दोस्तों, मेरी जो थी तो WG मार्टिन की नई दुल्हन थी। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था। बस और जाता कहाँ है, साहब ने 50 कोड़े लगाए थे गिनकर। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी लेने में एक अज्ञात आशंका होती है। कौन जाने गांव का नाम बदलकर रोतहट स्टेशन से मेरीगंज तक, कौन जाने गांव का नाम बदलकर रोतहट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मेरी मैम को लाने के लिए कलकत्ता गए। फिर देखिए दोस्तों,
रोतहट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मेरी नाम था दोस्तों उनकी दुल्हन का, पत्नी का, तो मेरी मैम को लाने के लिए कलकत्ता गए। गांव की सबसे बूढ़ी भैरव की माँ यदि आज रहती तो सुना देती, आहा परी की तरह थी साहेब की मैम, इंद्रासन की परी थी। तो कौन दोस्ती अगर होती। फिर देखिए गांव की सबसे बूढ़ी कौन थी गांव में? भैरव की माँ, भैरव की अम्मा। तो गांव की सबसे बूढ़ी भैरव की माँ यदि आज सुनती तो सुना देती, क्या सुना देती दोस्तों? आहा परी की तरह थी साहेब की मैम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने के ठीक एक सप्ताह बाद ही जब मेरी को जड़िया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ एक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी है। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रौतहट की ओर दौड़ाया। रौतहट स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले चली गई थी। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर मोड़ दिया। रौतहट से पूर्णिया 12 कोस है। मेरीगंज में किसी से पूछिए, वह आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की यह कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरैनिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा। पुरैनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी, किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचे मेरी को मलेरिया निगल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मेरी मर गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए जमीन आसमान एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी जमीन रजिस्ट्री कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया अगले साल जरूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया। कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीलहे साहबों की कोठियों की दीवारें अररा कर गिर पड़ी। साहबों ने कोठियां बेचकर जमींदारियां खरीदनी शुरू की। बहुतों ने व्यापार आरंभ किया। मार्टिन की दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी, दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार वह बहुत उदास होकर मेरीगंज लौटा। मेरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा, डार्लिंग डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे काके दोस्तों मतलब रांची स्थित पागल खाना, कहाँ भेज दिए दोस्तों मार्टिन को? रांची स्थित पागल खाना। तो देखिए दोस्तों, तो उसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे काके दोस्तों, काके का क्या मतलब है? रांची में स्थित पागल खाना। तो काके भेज दिए और काके के पागल खाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो मार्टिन की भी दोस्तों मृत्यु हो गई। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई है, नील के हौज टूट फूट गए हैं। पीपल, बबूल तथा अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग इधर दिन में भी नहीं जाते। कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया है, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है। किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग उसे भूतहा जंगल कहते हैं। ततमा टोले का नंदलाल
कौन दोस्तों? ततमा टोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया, ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया। तो दोस्तों क्या हुआ? ततमा टोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया, ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी, सांप के कोड़े से। नंदलाल वहीं ढेर हो गया, बगुले की तरह उजली प्रेतनी। मेरीगंज एक बड़ा गांव है। देखिए दोस्तों, मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 बरन के लोग रहते हैं। मेरीगंज दोस्तों एक बड़ा गांव है। मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। तो क्या कहते हैं पूरब में दोस्तों? गांव के पूरब में एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। मछलियों और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोसी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रौतहट स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के महात्म के बारे में, कमला मैया दोस्तों कमला नदी, कमला मैया के महात्म के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज हो, गृहपति स्नान करके गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती थी, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति सभी बर्तनों को गिन कर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौटा आता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियां और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया ने बर्तन दान बंद कर दिया और उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नीयत वाले गृहपति के बारे में गांव में दो राय हैं। राजपूत टोली के लोगों का कहना है वह कायस्थ टोली का गृहपति था। कायस्थ टोली वाले कहते हैं वह राजपूत था। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने भी जोर पकड़ा है। जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशी छत्री को मान्यता नहीं दी। किसने दोस्तों? जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशी मतलब यादव, यदुवंशी क्षत्रियों को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत समय समय पर यदुवंशियों के छत्रित्व को वे व्यंग विद्रूप के बाणों से उभारते रहे। एक बार यदुवंशियों ने खुली चुनौती दे दी। किसको दी दोस्तों? राजपूतों को। बात तूल पकड़ने लगी थी, दोनों ओर से लोग लगे हुए थे। यदुवंशियों को कायस्थ टोली के मुखिया, तो कायस्थ टोली के मुखिया कौन थे दोस्तों? मुखिया तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक ने विश्वास दिलाया मामले मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगे। जमींदारी कचहरी के वकील बसंतो बाबू कर रहे थे। जमींदारी दोस्तों कौन कर रहे थे? कचहरी के वकील बसंतो बाबू कर रहे थे। यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया है, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा। खुद वकील साहब कह रहे थे। राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया, जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित है, राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा ले। लेकिन बात बढ़ी नहीं, ना जाने कैसे यह धर्मयुद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिषी जी आज भी कहते हैं यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूम फोड़ छत्री तो कभी नहीं सुना था, स्यू हो। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। तो गांव में दोस्तों कौन कौन से 3 प्रमुख दल हैं? देखिए, गांव में 3 प्रमुख दल हैं। कायस्थ मतलब निगम दोस्तों, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधा अनुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। तो ब्राह्मण लोग दोस्तों तृतीय शक्ति हैं। कायस्थ टोली के दोस्तों देखिए, कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक
राजपारबंगा के तहसीलदार हैं। कौन है दोस्तों मुखिया? कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक राजपारबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही है। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के बड़े काश्तकार हैं। तो कितनी जमीन है दोस्त? तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे के बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं। तो कायस्थ टोली को दोस्तों क्या कहते हैं? मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली। तो गांव के लोग दोस्तों कायस्थ टोली के लोगों को क्या कहते हैं? मालिक टोला कहते हैं। और राजपूत टोली के लोग क्या कहते हैं? कैथ टोली। कैथ टोली कहते हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये पात्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। और उनके दोस्तों कायस्थ टोली के मुखिया कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक थे, जो तहसीलदार थे। तो राजपूत टोली ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे। तो इनके दादा महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे। और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राजपारबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा राजपारबंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन की लिखा पढ़ी कर दी। तो किसके नाम दोस्तों? काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन की लिखा पढ़ी कर दी। राम कृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के इनाम में महारानी ने दान पत्र लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते थे। तो कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को दोस्तों क्या कहते थे? सिपहिया टोली कहते थे। और राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को वाले लोगों को क्या कहते थे? कैथी टोली कहते थे। बाकी गांव के लोग क्या कहते थे? मलिक टोला कहते थे। तो कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खिलावन यादव को 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा था। तो यादवों के दोस्तों मुखिया कौन है? खिलावन यादव। तो यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खिलावन यादव को 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा है। दूध घी की बिक्री से जमाए हुए पैसे ही बात जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खिलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को दूध घी पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे जमीन की बंदोबस्ती हो सकी। कमला दोस्तों, कमला नदी के किनारे 50 बीघे जमीन की बंदोबस्ती हो सकी। अब तो 150 बीघे की जोत है। अब दोस्तों खिलावन यादव की कितने की जोत है? 150 बीघे की जोत है। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में। बड़ा बेटा दोस्तों खिलावन यादव का बड़ा बेटा सकलदीप अररिया हमने दोस्तों बताया था कि अररिया दोस्तों वर्तमान में जिला लगता है, जहाँ पे क्या कहते हैं औराही हिंगना रेणु जी का गांव है। तो बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में नाना के घर पर रहकर क्या करता है? बड़ा बेटा दोस्तों, बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता। हाई स्कूल मतलब 10वीं में पढ़ता है। खिलावन सिंह यादव को लोग नया मातवार कहते हैं, लेकिन यादव छत्री टोली को अब गुअर टोली कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यादव छत्री टोली को अब गुअर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मूची ढोल पीटता रहता है। ढाक धिन्ना ढोल के हड़ताल पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैंतरे सीखते हैं। सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। तो कितने दोस्तों? मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक
पढ़े लिखे का क्या मतलब? पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदार करने तक, तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार है धान, पाट और खेसारी। रबी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती है। तो ये दोस्तों 2 खंड हो गए कि क्या कहते हैं, महिलांचल उपन्यास के। अब दोस्तों हम देखेंगे तीसरा खंड इसका। डिस्टी बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। कौन आए हैं दोस्तों? डिस्टी बोर्ड के, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो डिस्टी बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। ऑफिसियर बाबू ने तहसीलदार साहब और राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था। फिर देखिए दोस्तों, कौन आए हैं? डिस्टी बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। ऑफिसियर बाबू ने तहसीलदार, तहसीलदार दोस्तों कौन? विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक, जो कायस्थ टोली के थे। तो तहसीलदार साहब और राम कृपाल सिंह, राम कृपाल सिंह दोस्तों कौन? राजपूत टोली के मुखिया। तो राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं, सबों ने सुना था दुनिया में धन क्या है। तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वे कहाँ पाएंगे। यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बेंग, कूप के बेंग, बेंग मतलब मेढक दोस्तों, तो हम कूप के मेढक हैं, मतलब कुएं के मेढक हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो, हमारा कसूर माफ़ कर दो। उसी दिन दोस्तों खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर, उसी दिन दोस्तों जो खिलावन सिंह यादव कौन थे? यादव टोली के मुखिया। तो उसी दिन खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम्ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराये हो, तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी, हम तुम भाई भाई ठहरे। खिलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है, जिस घर में एक बूढ़ी नहीं उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्टी बोर्ड से मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली, ततमा टोली दोस्तों क्या है देखिए, ततमा टोली तंत्रिमा छत्री टोली। मैं महंगू दास, महंगू दास के घर के ततमा टोली तंत्रिमा छत्री टोली में महंगू दास के घूर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोलिया टोली तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया। क्या वचन दिया दोस्तों? 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल कोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है? एक इस्पिताल का घर, एक डॉक्टर बाबू का घर, एक भंसा घर। भंसा घर दोस्तों क्या है? भंसा घर मतलब रसोई घर। भंसा घर किसे कहते हैं? रसोई घर को। तो क्या दोस्तों, उन्होंने वचन सब लोगों ने क्या दिया? 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल कोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है? एक अस्पताल का घर, एक डॉक्टर बाबू का घर, एक भंसा घर, भंसा घर दोस्तों रसोई घर, और एक घर फालतू। 7 दिनों में ही सब काम रैट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुकलाल ने, किसने दोस्तों? धनुकधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हल फाल काम काज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो नहीं देंगे। 1-2 दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के यह जरा मुश्किल मालूम होता है।
ततमा और दुसाध टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं सुबह से दोपहरिया तक कमला में कादो पानी हिड़कर 1-2 सेर गैंची मछली निकाल लाएंगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालो मतलब घास की ढेरी। टालो दोस्तों, टालो का मतलब घास की ढेरी। तो टालों के पास धरती खरोच कर चूहे के मांदों को कोड़ कर भी कुछ धान जमा कर लेगी, नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएगी। रौतहट हाट में कटिहार मिल के कुल्ली लोग 4 आने सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यह मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दें तो काम चल जाए। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला गया। मालिक टोला मतलब कायस्थ टोली के पास। तो बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान गए। सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी इस पिताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते हैं इस पिताल का मालिक मख्तियार है विश्वनाथ और बलदेवा। ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। जोतखी जी का विश्वास है डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी सुना था? पूरब मुलुक कामरू कमिच्छा हासाम। तो पूरब मुलुक कामरू कमिच्छा हासाम। हासाम का दोस्तों क्या अर्थ है? आसाम। आसाम से काला बुखार वालों का लहू सीसी में बंद करके यही लोग ले आए थे, मतलब असम से ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलायती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुकलाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली का तनुकलाल। तनुकलाल दोस्तों कौन है? धानुक टोली का तनुकलाल। धानुक टोली का तनुकलाल अपने को बड़ा काबिल समझता है। हर बात में वह एक न एक लेकिन जरूर लगाएगा। तुम भी तो बालदेव पूरे बम भोलानाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। कौन दोस्तों? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहा है। अरे ई तो 10 आदमी के काम बा, जे बासे एकरा में सबके मिलके मदद करे के चाही। काहो सी प्रसाद? भगत की दुकान पर यूं भी हमेशा 4-5 आदमी, कहाँ दोस्तों? भगत की दुकान पर यूं भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ की बाबू की आवाज़ सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमिरत दास को लोग लबड़ा समझते हैं। किसको दोस्तों? बूढ़े सुमिरत दास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं, तनुकलाल अपने मन से नहीं बोला है, इसमें कनेक्शन है। जरा इधर एकांत में आइए तो बतावें। तहसीलदार और सुमिरत दास भगत की दुकान से जरा दूर हटकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कूढ़ कर कहा, बूढ़ा लुच्चा इसी को कहते हैं, हर बात में एकांती। भगत ने आंख टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव है। सुमिरत दास से प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गए। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव, तुम जाकर ततमा टोली और
पोलिया टोली वालों से कहो मैंने 50 रुपया माफ़ कर दिया। उस दिन ऑफिसियर बाबू को जो डाली दी गई थी सो तो तुम्हारे ही सामने की बात है, बिरंची भी था। अब जरा सिपहिया टोली जाओ, देखो वे लोग क्या कहते हैं। कोई कुछ करे, हमारा तो धर्म है, हम करेंगे। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे, शायद कटिहार जा रहे थे। कटिहार दोस्तों एक बिहार के जिले का नाम है, तो शायद कटिहार जा रहे थे। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, यात्रा में कोई जा रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए, तो यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप हो गए, चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे थे, किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिव शंकर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है। तो किसने दोस्तों पूछा बालदेव से? शिव शक्कर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहेब आप स्कूल से कब आए? बालदेव के पास पड़े हुए खाली मोढ़े पर बैठते हुए पूछा, सुना है कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहेब गरीब आदमी भी भला लीडर होता है, हम तो आप लोगों का सेवक है, आप तो लीडर ही हो गए। तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा, अरे भाई सभी काशी चले जाओगे, पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए, पंडित जवाहिर लाल हो गए। तो कौन दोस्तों कह रहा है? देखिए फिर से यहाँ पर पंडित जवाहिर लाल मतलब जवाहरलाल नेहरू की बात है। आप तो लीडर ही हो गए, ये दोस्तों हरगौरी कह रहा है। तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा, अरे भाई सभी काशी चले जाओगे, पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए, पंडित जवाहिर लाल हो गए, हरगौरी कह रहा है। कांग्रेस ऑफिस में वोल्टियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छांटने आया है। स्वयं सेवक न घोड़ा का दुम। बाबू साहेब मुंह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं, हम जाहिल, हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेगार खोज रहे हैं। चोर सब उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी तमतमाकर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो जाए हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हरगौरी का लकपन किसी को पसंद नहीं। शिव शक्कर सिंह भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करे या वोल्टियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा बालदेव बुरा मत मानना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिव शक्कर मौसा बाबू साहेब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान दोस्तों अपशब्द बात मुंह से निकालते हैं, पूछिए सबों से। महात्मा जी कहीन है, नीम के पेड़ का कागा काय काय कर उठा। हरगौरी गुस्से से थर थर काँप रहा था। ये लोग भी अजीब है, 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडली, गुअर टोली वाले हसेरी। हसेरी का दोस्तों क्या अर्थ है? बलवा करने वाला दल। तो गुअर टोली वाले हसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दे गया, अय गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों के चौकन्ने होकर कान खड़े हुए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भूंकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आ जा बेटा रे। गुआ टोली का कलिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती हुई रोती हुई आई और हरगौरी को घसीट कर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकालो 76, हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रे।
अरे बात क्या है, हंसेरी क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कुहराम मचा हुआ है। हरगौरी की माँ अब शिवशक्कर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है, गुअर टोली का रौदी बूढ़ा आया है। गुअर टोली में बूढ़े बच्चे खौल रहे हैं कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकुरू का बेटा कल चरना काली क्रिया, काली क्रिया मतलब कसम, कसम खाया है हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ बालदेव दौड़ा, आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं। ना समझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, महावीर जी की जय 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 जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से, गनही महात्मा की जय जय जय। ऐ शांति शांति, चुप रहो बालदेव जी, क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या? हिंसावाद किसी ने समझा? ज्ञानी की बोली समझना सभी के बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? अंट संट। कलिया कहता था उपास करेंगे बालदेव जी। तो दोस्तों कलिया क्या कहता है कि उपास करेंगे, उपास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण, कालीचरण, तुम बहुत बहादुर नौजवान हो। नौजवान मतलब नौजवान को दोस्तों नौजवान कहते हैं। तो बालदेव क्या कहता है, कालीचरण तुम बहुत बहादुर नौजवान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं लेकिन उपवास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कर देता। अरे हर गौरिया, कल का छोड़ा, स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया? लाट साहेब हो गया है। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोछ हो गया है। और अपना सकलदीप से 2 क्लास नीचे पढ़ता है। सकलदीप दोस्तों 10 में पढ़ता था, तो अपना सकलदीप से 2 क्लास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है, इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लाल बाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया है। बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे? हाँ हाँ, खी लाल पढ़ना, ढाक धिन्ना। चलो रे, अखाड़ा का ढोल बोल रहा है। तो ये दोस्तों था, क्या कहते हैं, ये मैलांचल उपन्यास का 3रा खंड। अब दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे से 4थे खंड से। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, और प्लेलिस्ट में दोस्तों चयनित कहानियों में जाइए और कहानियाँ दोस्तों पढ़िए, 6 कहानियाँ। उसके बाद दोस्तों गोदान उपन्यास की सभी वीडियो हैं 36 भागों की, उनको पढ़िए। और मैलांचल उपन्यास की वीडियो है, उनको पढ़िए दोस्तों। चैनल में जुड़े रहिए, अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।